नमस्कार दोस्तों, ब्लैक होल अभी तक का ब्रह्मांड का सबसे खूंखार ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व किया गया है। इसके खौफ के चर्चे इतने हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को तहस नहस कर सकता है, चाहे वो कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो, कोई प्लेनेट हो, बड़े से बड़ा स्टार हो। जो भी इसके करीब जाता है वो इसका शिकार बन जाता है। तो अब यहाँ पर मेरा सवाल ही यही है कि अगर ब्लैक होल हर एक ऑब्जेक्ट को निगलने की क्षमता रखते हैं तो क्या ये ब्लैक होल किसी भी गैलेक्सी को भी निगलने की क्षमता रखते हैं? अगर हाँ तो ऐसा क्यों? अगर नहीं तो क्यों नहीं? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मिल्की वे गैलेक्सी और वास्तव में लगभग सभी गैलेक्सीज के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की खोज एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में मेरी सबसे पसंदीदा खोजों में से एक है। साल 1970 के दशक में एस्ट्रोनॉमर ब्रूस बेलिक और रॉबर्ट ब्राउन ने महसूस किया कि मिल्की वे के बिल्कुल सेंटर कॉन्स्टेलेशन सजिटेरियस से रेडियो एमिशंस का एक इंटेंस सोर्स आ रहा था। उन्होंने उस वक्त इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी इकट्ठा तो नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने इसे सजिटेरियस ए स्टार का नाम जरूर दिया और माना कि शायद यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज जरूर हो सकती है। लेकिन इशारा ब्लैक होल की तरफ ही था उनका। हालांकि तब तक ये कंफर्म नहीं हो सका था कि ये एक ब्लैक होल ही हो सकता है। फिर साल 2002 में एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि सूर्य के चारों ओर जाने वाले इलेप्टिकल पाथ पर किसी कॉमेट्स की तरह इस ऑब्जेक्ट जो कि मिल्की वे के सेंटर में था उसके पास से तारे गुजर रहे थे, मतलब अजीब बिहेव कर रहे थे, बाकी के तारों से बिल्कुल ही अलग तरह से। अब हमारे सूर्य के द्रव्यमान की कल्पना करें जिसके चारों तरफ 8 प्लैनेट्स और न जाने कितने ऑब्जेक्ट चक्कर लगाते हैं, और फिर हमारे सन जैसे तारों की कल्पना करें जो मिल्की वे के सेंटर के पास अजीब तरीके से उसके चारों तरफ मूव कर रहे थे। यानी जरूर वहाँ पर कोई प्रचंड शक्ति वाला ऑब्जेक्ट हो सकता है जो इतने सारे तारों के ऐसे मूव करने की वजह बन रहा है। इसी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स ने यह माना कि इतनी अधिक डेंसिटी और ग्रेविटी वाला एकमात्र ऑब्जेक्ट सुपर मैसिव ब्लैक होल ही हो सकता है। और इसकी खोज के साथ ही एस्ट्रोनॉमर्स ने इस बात को भी माना कि सभी गैलेक्सीज के केंद्र में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद हो सकता है। साल 2018 में हमें इसका पहला सबूत भी मिला जब M87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली गई। साल 2022 में हमारी अपनी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल की भी पहली तस्वीर ली गई उसी टेलीस्कोप की मदद से जिससे M87 ब्लैक होल की तस्वीर ली गई, जिससे ये कंफर्म हो गया कि सभी गैलेक्सीज के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जरूर होता है। अब चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सभी गैलेक्सीज के सेंटर में एक बिग साइज का ब्लैक होल होता है, तो वो गैलेक्सीज को खाता क्यों नहीं? दोस्तों, ब्रह्मांड का सबसे विशाल ब्लैक होल है फीनिक्स ए, जिसका मास 100 बिलियन सोलर मास जितना है और इसका डायामीटर 590 बिलियन किलोमीटर जितना बताया जाता है। वहीं सजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल का मास लगभग 4.1 मिलियन सोलर मास जितना ही है और इसका डायामीटर तकरीबन 52 मिलियन किलोमीटर जितना ही है, जो कि फीनिक्स ए से कहीं कहीं ज्यादा कम मास वाला और कहीं ज्यादा छोटा है। चलो मान लेते हैं कि सजिटेरियस ए स्टार तो बहुत छोटा है, लेकिन फिनिक्स ए तो काफी ज्यादा विशाल है। तो क्या वो इंटायर गैलेक्सी को निगल सकता है? तो इसका शॉर्ट में जवाब है नहीं। आइए इसे ऐसे समझते हैं, ब्लैक होल चाहे छोटा हो या चाहे विशाल, उसकी अपनी एक सीमा होती है जिसके भीतर की चीजों को ही वो अपने तरफ खींच सकता है। ब्लैक होल का जो कंसंट्रेशन ऑफ मास होता है वो बहुत ही स्मॉल रीजन तक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारे सूरज को ही ले लो। अगर आप सूरज के स्थान पर ठीक उसी के बराबर के मास वाले ब्लैक होल को रख दें तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बदलेगा। मेरा मतलब है हम सभी स्थिर हो जाएंगे। जैसे हम सूरज के चारों तरफ घूम रहे थे, ठीक वैसे ही हम ब्लैक होल के भी चारों तरफ घूमते रहेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है, हमारे आसमान में सूरज का नामो निशान नहीं होगा, लेकिन हमें उसकी ग्रेविटी का अनुभव जरूर होगा जिसके चारों तरफ हम चक्कर लगा रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम सूरज के बराबर के साइज के ब्लैक होल की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सब कुछ तहस नहस कर देगा, क्योंकि सूरज के बराबर के साइज के ब्लैक होल का मास सूरज से कहीं कहीं ज्यादा होगा, जो पूरे सौर मंडल के लिए खतरा बन जाएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सूरज के मास के बराबर के मास वाले ब्लैक होल की। ठीक इसी तरह गैलेक्सीज के केंद्र में ब्लैक होल के साथ भी यही बात लागू होती है। ये वैक्यूम क्लीनर की तरह मटेरियल को अंदर की तरफ नहीं खींच रहा है। ये अरबों सालों तक तारों के समूह के लिए परिक्रमा करने के लिए गुरुत्वाकर्षण लंगर के रूप में काम करता है। दरअसल किसी ब्लैक होल को वास्तव में किसी ऑब्जेक्ट को निगलने के लिए उसे सीधा प्रहार करने की आवश्यकता होती है। मतलब ब्लैक होल के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है इवेंट होराइजन, जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है,
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से दूर है तो उसे ब्लैक होल से कोई खतरा नहीं है। रही बात गैलेक्सीज की, तो कोई भी गैलेक्सी तभी कहलाती है जब उसमें लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में सितारे होते हैं। सितारों से मिलकर ही एक गैलेक्सी का निर्माण होता है और किसी गैलेक्सी में ये जो सभी सितारे होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो कई लाइट ईयर जितनी होती है। तो अगर ब्रह्मांड के सबसे विशाल ब्लैक होल फीनिक्स ए को हमारी गैलेक्सी, चलो मान लो अगर हमारे सौर मंडल में ही ला दिया जाए, तो वो सिवाय हमारे सौर मंडल के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि फीनिक्स ए सिर्फ हमारे सन से प्लूटो के बीच की जो दूरी है उससे सिर्फ 100 गुना ही बड़ा है। वहीं हमारा जो सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम है वो भी हमसे 4.26 लाइट ईयर जितना ही दूर है, जो कि फीनिक्स ए की पहुंच से काफी ज्यादा दूर है। इसलिए यह किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर मान लो हम इसे गैलेक्सी के सेंटर में सजिटेरियस ए स्टार की जगह भी रख दें, तब भी ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। यहाँ तक कि हमारी गैलेक्सी के लिए भी कोई खतरा नहीं है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जो सजिटेरियस ए स्टार के काफी करीब स्टार मौजूद थे वो बिग साइज के ब्लैक होल फीनिक्स ए की चपेट में आ जाएंगे। सभी नहीं, जो काफी ज्यादा करीब होंगे, बस वही। अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए, जैसे लाखों करोड़ों साल में, तो ये महाविशाल ब्लैक होल टोटली हार्मलेस है हमारी अपनी गैलेक्सी या फिर किसी भी दूसरी गैलेक्सी के लिए। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या कोई सा भी ब्लैक होल किसी भी गैलेक्सी को पूरी तरह से निगल सकता है? हमें इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं।